वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था चैप्टर नंबर 7, उसके बाद हम आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। ये क्लास 11th का है, बिजनेस स्टडीज की। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। चैप्टर नंबर आपका 8 है, क्लास 11th का है, जिसका 2 पार्ट है। 2 पार्ट के अंदर पार्ट ए हम लोगों ने ऑलरेडी करा चुके हैं और ये पार्ट आपका सेकंड है। सेकंड पार्ट जो मॉड्यूल जो आपका सेकंड है, उसका चैप्टर नंबर 1 का हम लोग 1 शॉट में कराने वाले हैं। तो एक ही पोर्शन में हम कवर करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस। क्या मतलब होता है बेटा स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। क्लास 11th बिजनेस स्टडीज, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस। रिव्यू लेते हैं एक बार। सबसे पहले कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, क्या क्या कंटेंट कवर करी जाएगी, उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, स्मॉल बिजनेस क्या मतलब होता है, छोटा सा बिजनेस का मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेड्स का मतलब क्या होता है, उसके बाद स्टार्टिंग अ बिजनेस, आप बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद MSME एक्ट का ओवरव्यू हम लेंगे, क्या मतलब होता है। उसके बाद रोल इन रूरल ग्रोथ, क्या रोल होगा रूरल ग्रोथ के अंदर हम बात करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट की क्या सपोर्ट रहेगी फॉर MSMES के अंडर। तो इस सभी के बारे में 1 बाय 1 करके हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे। तो प्लीज मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। आइए अच्छे से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, स्मॉल बिजनेस। क्या समझते हो बेटा स्मॉल बिजनेस का मतलब? अगर नॉर्मली भाषा में, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो स्मॉल बिजनेस का मतलब होता है एक छोटा सा बिजनेस जिसका अमाउंट छोटा है, स्मॉल अमाउंट है। तो यहां पर आइए सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझते हुए आपको बताएंगे। तो अ स्मॉल बिजनेस रेफर्स टू, स्मॉल बिजनेस रेफर्स टू दैट ऑपरेट्स ऑन अ स्मॉल स्केल। बेटा जी एक स्मॉल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर आप स्मॉल लेवल पे, स्मॉल स्केल पर आप बिजनेस करते हैं। वहां पर आपके पास कैपिटल बहुत ज्यादा कम होती है, कम पूंजी लगा करके आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, छोटे लेवल पे करते हैं। हम उसको बोलते हैं बेटा स्मॉल बिजनेस, छोटा सा बिजनेस होता है, उसका दायरा बहुत छोटा होता है। उसके बाद विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, बेटा जी यहां पर लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसीलिए तो हमने स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट करा। अगर हमारे पास अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होती तो क्या हम स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करते? नहीं। तो वहां पर हम क्या करते? लार्ज बिजनेस को हम स्टार्ट करते। तो यहां पर लिमिटेड रिसोर्सेस होने की वजह से हमने स्टार्ट करा क्या? स्मॉल बिजनेस। एम्प्लॉइज एंड कैपिटल, तो सिंपल वर्ड में अगर कहा जाए स्मॉल बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर आप स्मॉल स्केल पे काम करते हो, स्मॉल लेवल पे आप काम करते हो, आपका कैपिटल बहुत ज्यादा कम होती है। विद द लिमिटेड रिसोर्सेज की हेल्प से आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो। बेटा आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? यहां पर शॉर्ट टर्म विजन होता है। जब यहां पर हम बात करते हैं इस तरह की जो हम एक्टिविटीज करते हैं, तो यहां पर हम इसको क्या कहते हैं? स्मॉल बिजनेस कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो स्मॉल बिजनेस रेफर्स टू बिजनेस दैट ऑपरेट्स ऑन अ स्मॉल स्केल विद द लिमिटेड रिसोर्सेज, एम्प्लॉइज एंड कैपिटल। हमारे पास एम्प्लॉइज भी कम होंगे और यहां पर हमारे पास कैपिटल भी कम होंगे, हमारे पास साधन भी कम होगी। हम इसको स्मॉल बिजनेस के अंडर कंसिडर करेंगे। आइए एग्जांपल, अ लोकल ग्रोसरी स्टोर। एक लोकल ग्रोसरी स्टोर की अगर हम बात करें तो क्या वहां पर बहुत ज्यादा एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या ज्यादा होते हैं? नहीं, वहां पर बहुत कम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं, कम कैपिटल लगा करके स्टार्ट करते हैं, छोटे पैमाने पे काम करते हैं, उसको हम कहते हैं स्मॉल बिजनेस। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा बेटा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। यहां पर जो बात करी गई है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा जी, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे एंटरप्रेन्योर्स का मतलब क्या होता है। एंटरप्रेन्योर्स वो पर्सन होता है जो क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स वो पर्सन होते हैं जो क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं, इनोवेशन आइडियाज उनके माइंड में आते हैं, वो रिसर्च करते हैं, इनोवेशंस करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी थिंकिंग करते हैं। यानी कहने का मतलब है रिस्क लेने की कैपेबिलिटी उनके अंदर होती है, तो जो रिस्क लेते हैं रिवॉर्ड उनको ही मिलती है। तो इनोवेटिव आइडियाज उनके माइंड में आते हैं, अच्छे उनके विजन बहुत क्लियर होते हैं, ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं एंटरप्रेन्योर्स, जिनकी माइंड जिस तरह से साइंटिस्ट बैठ करके R&D कर रहे होते हैं बेटा, इस तरह से जो एंटरप्रेन्योर्स लोग जो होते हैं वो R&D कर रहे होते हैं रिलेटेड टू बिजनेस, कि कैसे हम बिजनेस को आगे बढ़ाएं, कैसे हम अपने बड़े लेवल पे कैसे काम कर सकते हैं। हम वो फ्यूचर का विजन को देखते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं
इनोवेटिव आइडियाज निकालते हैं, रिसर्च करते हैं, थिंकिंग करते हैं, हम उनको कहते हैं एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं बेटा। बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इनका रोल होता है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट। तो चलिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब ईडी इन्वॉल्व्स एनहेंसिंग द स्किल्स नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम। कहने का मतलब ये है बेटा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहां पर स्किल्स की हम बात करते हैं, यहां पर नॉलेज की बात करते हैं, यहां पर ट्रेनिंग की बात करते हैं, यहां पर प्रोग्राम की बात करते हैं। तो यहां पर अगर बात करें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स एनहेंसिंग, ये आपको मदद करती है एनहेंस करने में, यानी वैल्यू एडिशन कराती है ये द स्किल्स एंड नॉलेज। यहां पर आपको स्किल्स प्रोवाइड करी जाती है, यहां पर आपको नॉलेज दी जाती है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग। किसके थ्रू? ट्रेनिंग के थ्रू। किसके थ्रू? प्रोग्राम्स के थ्रू। दिस इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसको हम ईडी कहते हैं बेटा। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा। वाई ईडी? हमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ तो कारण होगा, तभी तो हमने इसका डिस्कस करा। तो देखिए यहां पर एनकरेजेस इनोवेशंस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम अगर बात करते हैं तो यहां पर वो लोग क्या करते हैं? एनकरेज करते हैं, उनके माइंड में इनोवेटिव आइडियाज आते हैं, थिंकिंग करते हैं वो लोग प्रिडिक्शन करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं बेटा? एनकरेज करते हैं, इनोवेशन आइडियाज होती है और ये इकोनॉमी के अंदर क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं। हम उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। क्लियर है पॉइंट्स? फिर से एक बार देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ईडी इन्वॉल्व्स एनहेंसिंग, यहां पर वैल्यू एडिशन करी जाती है इन स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। यहां पर हमें क्यों जरूरत पड़ी ईडी का? तो यहां पर ईडी क्या करते हैं? एनकरेज करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज हमें प्रोवाइड करते हैं और इस तरह से वो क्या करते हैं? इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बेटा जी अभी अभी हम लोगों ने बात करा ईडी, यहां पर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ईडी? आइए देखते हैं। सबसे पहला इनका काम होता है बेटा इनोवेशन देना, इनोवेशन करना, इनोवेट करना, नए नए आइडियाज रिसर्च को ढूंढना, प्रेडिक्शन करना, इनोवेट करना। रिस्क टेकिंग, बेटा जी जो रिस्क लेते हैं उनको रिवॉर्ड मिलती है इन रिटर्न। जो रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं रिवॉर्ड उन्हीं को मिलता है। तो ये बात का ध्यान रखेंगे कि रिस्क जो लेते हैं रिवॉर्ड उन्हीं को मिलता है और इस तरह से हम लोग बात करेंगे। क्लियर है पॉइंट्स? तो सबसे पहला क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स? इनोवेशन क्या है? ये इनोवेशन करते हैं, उसके बाद रिस्क टेकिंग लेते हैं, उसके बाद फॉरवर्ड थिंकिंग। बिल्कुल सही बात है। इनका विजन जो होता है आगे के बारे में प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं एडवांस में। इस तरह के काम जो करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज होती है बेटा। लीडरशिप की अगर हम बात करें तो लीडर्स कौन होते हैं? लीडर्स वो लोग होते हैं जो सामने वाले पर्सन को इन्फ्लुएंस करने का काम करे, जो सामने वाले एम्प्लॉइज जो है उनके जो उनको उनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने का काम, एनकरेज करने का काम जो प्रोवाइड कराते हैं बेटा, हम उनको क्या कहते हैं? लीडर्स कहते हैं, लीडरशिप्स। तो लीडर्स, वो लीडर्स की हम बात नहीं कर रहे जो राजनीतिक में होते हैं, जो पॉलिटिक्स में होते हैं। यहां पर लीडर्स वो लोग होते हैं जो हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या करते हैं? एनकरेज काम करने का काम, मोटिवेट करने का काम, सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने का काम कौन करते हैं? लीडर्स करते हैं। तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे के सारे फीचर्स एक एंटरप्रेन्योर्स के अंदर होती है। सबसे पहला इनोवेशन करने का काम करते हैं, सेकंड में रिस्क टेकिंग करते हैं, उसके बाद थर्ड में क्या करते हैं? फॉरवर्ड थिंकिंग होती है, फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं। उसके बाद लीडरशिप की क्वालिटीज। ये 4 पॉइंट्स जो है बेटा एक एंटरप्रेन्योर्स के अंदर इन्वॉल्व होती हैं, उनके अंदर ये क्वालिटीज होती हैं, इसीलिए वो एंटरप्रेन्योर्स है। क्लियर है पॉइंट्स? किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए उनकी फीचर्स हमें समझना पड़ेगा, उनकी क्या क्वालिटीज है, उसी के बेसिस पे हम डिसाइड कर पाएंगे कि व्यक्ति अच्छे हैं, कितने सभ्य हैं, कितने नॉलेजेबल हैं। तो ये क्या एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या होती है? ये क्वालिटीज होती है, इनोवेशंस, रिस्क टेकिंग, फॉरवर्ड थिंकिंग, उसके बाद लीडरशिप। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा
जब हमें ये पता चल चुका कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो हम एक बार समझते हैं हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जब हमने मीनिंग समझ लिए कि इसका मतलब ये होता है, तो एक बार हम समझते हैं कि नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। भाई आखिर हमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ा? जब तक प्रॉब्लम नहीं आता तब तक सॉल्यूशन नहीं निकलती है। तो प्रॉब्लम आया, जरूरत क्यों पड़ा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है, आइए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, इकोनॉमिक के ग्रोथ के अंदर जो है एक एंटरप्रेन्योर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जॉब क्रिएशन करने का काम करते हैं। बेटा जी ये लोग जो होते हैं ना, जॉब क्रिएट करते हैं, समाज में बिल्डर्स करा करते हैं, यहां पे लीडर्स को बनाने का काम करते हैं। तो इनके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है, क्योंकि सबसे पहला इनका रिस्क जो फीचर्स है, रिस्क टेकिंग, रिस्क लेते हैं। और जब ये रिस्क लेते हैं तो ये समाज में क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हैं, यहां पर जॉब क्रिएट करते हैं, यहां पर इनोवेशंस एनकरेजमेंट। तो बेटा जी इन्हीं वजह से हमें एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्या नीड है? तो सबसे पहला इकोनॉमिक की ग्रोथ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनका रहता है। उसके बाद जॉब क्रिएट करते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं। एक बहुत बड़े, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो टाटा रतन आज नहीं भी इस दुनिया में रहने के बावजूद भी लोगों के दिल में राज कर रहे हैं, हमेशा वो यादगार रहेंगे। क्यों? इंसान जन्म तो हर आदमी जन्म लेते हैं, लेकिन कर्म से इंसान को जाना जाता है। तो वो व्यक्ति आज भी सभी की नजरों में है, सभी के दिल और सभी का उनके प्रति क्या है, एक तरह से ब्लेसिंग्स है। यही कह सकते हैं कि लोग जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय काम करेंगे, तो आज अगर मान लीजिए वो डिसीजन अकेला नहीं लिए होते तो क्या इतनी बड़ी कंपनियां खड़ी होती? तो रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क टेकिंग लेना पड़ता है, और जो रिस्क लेते हैं उनको ही रिवॉर्ड मिलती है और दुनिया उनको ही याद करती है। बेटा ध्यान रखेंगे इस बात का। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक के कंट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा ग्रोथ है। टाटा रतन जी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिए हैं अपने इकोनॉमी के अंदर, तो हम उन्हें भूल नहीं सकते। जॉब क्रिएशन की हम बात करते हैं, इनोवेशंस एनकरेजमेंट, जैसे लाइक अब्दुल कलाम जी हैं, ये सभी लोग जो है हमारे लिए आइडियल हैं। बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को सपोर्ट भी की और लोगों के नज़रों में है, लोगों के दिल में अभी भी हैं और हमेशा यादगार रहेंगे, क्योंकि बेहद अच्छे काम उन्होंने किया है। तो चलिए एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत, डेवलपमेंट की जरूरत क्यों पड़ा, ताकि इससे क्या हो सके, इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके, जॉब की क्रिएशन हो सके, उसके बाद इनोवेशंस एनकरेजमेंट। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नए नए आइडियाज, इनोवेशन और इसको एनकरेज कर सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य कारण है जिसकी वजह से हमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की जरूरत पड़ी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। बेटा जी जब हम जान ही चुके हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्यों पड़ी, तो अब हम लोग प्रोसेस भी देख लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें तो प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को करने के लिए क्या हमारे पास प्रोसेस होगा, क्या वे होगा, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बेटा आइडिया जनरेशन करने का काम करता है। सबसे पहले इनके माइंड में एक ख्याल आता है, एक विचार आता है, उस पर वो काम करते हैं। सेकंड बेटा फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। उसके बाद बिजनेस प्लान प्रिपरेशंस, ये क्या करते हैं बेटा, बिजनेस की प्लान की प्रिपरेशंस करते हैं। उसके बाद रिसोर्सेस मोबिलाइजेशन की हम बात करते हैं बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें इंप्लीमेंटेशंस एंड मैनेजमेंट, बेटा जी ये कुछ प्रोसेस है, जो एक्टिविटीज है, जो क्या करना होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के दौरान हमें करनी होती है, ये एक्टिविटी परफॉर्म करना होता है। तो सबसे पहले आइडिया जनरेशन करने का काम करता है, सेकंड में फिजिबिलिटी का स्टडी करते हैं, उसके बाद थर्ड में क्या करते हैं, बिजनेस प्लान की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट करने का काम करते हैं। ये पॉइंट्स क्या क्लियर है आप लोगों को? चलिए एक बार इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या मतलब होता है बेटा आइडिया जनरेशन, कमिंग अप विथ न्यू एंड क्रिएटिव बिजनेस आइडिया। बेटा जी इनके माइंड में क्या होते हैं, अच्छे अच्छे विचार आते हैं और उस पर ये काम करते हैं, न्यू आइडियाज, न्यू थिंकिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, स्टडी करते हैं, R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। इससे क्रिएटिव बिजनेस आइडिया उनके माइंड में आती है, जिससे कि बिजनेस से रिलेटेड वो काम करते हैं, बहुत ज्यादा अलाइन होते हैं इन एक्टिविटीज के साथ। तो इनके माइंड में एक अच्छे विचार आते हैं और उन पे एक्शन लेते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं, अपने मार्केट में कॉम्पिटिटर को रिव्यू लेते हैं, स्टडी करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। फिजिबिलिटी स्टडी की अगर हम बात करें, एनालाइज द प्रॉफिट्स एंड लॉस्ट आइडिया, बिल्कुल सही बात है। एक ऑर्गेनाइजेशन को ओपन करने से पहले आपको उनको सोचना पड़ता है कि इसका प्रॉफिट का क्या होगा, एनालाइज करते हैं। अपने कॉम्पिटिटिव जो उनके कॉम्पिटिटर है
उनसे एनालिसिस करके चीजों को समझते हैं, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसे क्या है, कैसे ग्रो कर रही है। तो इन सभी चीजों को एनालाइज करने का काम करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। बिना स्टडी किए थोड़ी ना काम करेंगे। बिजनेस प्लान प्रिपरेशन करते हैं, क्रिएटिंग, डिलीटिंग प्लान स्टार्ट, क्रिएटिंग डिलीटिंग प्लान टू स्टार्ट द बिजनेस। तो यहां पर वो क्या करते हैं, कुछ प्लान को डिलीट करते हैं क्योंकि उनको बिजनेस स्टार्ट करनी होती है, किसी एक चीज पे खड़े उतरने होते हैं। उसके बाद रिसोर्स का मोबिलाइजेशन की बात करें, कलेक्टिंग मनी एंड थिंग्स नीडेड फॉर बिजनेस। बिल्कुल सही बात है, वो मनी कलेक्ट करते हैं, पैसे को इकट्ठे करते हैं। किस लिए? ताकि वो क्या कर सके, बिजनेस को स्टार्ट कर सके। बिजनेस के अंदर हमें पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, फंड की जरूरत होती है बेटा, ये इसलिए हम ये काम करते हैं। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें यहां पर, तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग द बिजनेस एंड हैंडलिंग ऑपरेशंस इफेक्टिवली। तो यहां पर वो लोग क्या करते हैं बेटा, बिजनेस स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उसको हैंडलिंग भी अच्छे तरीके से करते हैं, उसको मैनेजमेंट करने का भी उनके अंदर बहुत आर्ट्स होती है। तो इस तरह से वो कुछ काम करते हैं बेटा। कई पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आया? बोलिए सर नो। तो ये प्रोसेस आपको क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमें करना है। सबसे पहले आइडिया जनरेशन, सेकंड फिजिबिलिटी स्टडी, थर्ड में बिजनेस प्लान प्रिपरेशन, फोर्थ में क्या करेंगे, हम रिसोर्स की मोबिलाइजेशन करेंगे, एंड फिफ्थ एंड लास्ट हम क्या करें, इंप्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट। बेटा जी एक बात को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो होता क्या है, इंफॉर्मेशन हर व्यक्ति के अंदर होता है, इंफॉर्मेशन आपके अंदर भी है। आप भी जानते हैं कि मॉर्निंग में अगर जल्दी उठा जाए, एक्सरसाइज किया जाए, थोड़ा बहुत एक्टिविटी करा जाए फिजिकली, तो हम फिट रहेंगे। हम अच्छी खाना खाएंगे, हेल्दी खाना खाएंगे तो हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा। बट क्या उसको इंप्लीमेंट करते हैं? इंप्लीमेंट करने से आपको रिजल्ट दिखेगी। इंफॉर्मेशन तो बहुत है, इंप्लीमेंटेशन मायने रखती है। सभी कुछ आपके माइंड में भी है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपको रिजल्ट दिखेगी? नहीं। तो आपको करना इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करोगे, पढ़ाई करोगे तो एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हो। बिल्कुल, ऑलरेडी आपको ये चीज पता है। सब कुछ जानने के बावजूद भी आप नहीं करते, एक्शन नहीं लेते हैं, तो क्या आपका रिजल्ट दिखेगा? क्या कंसिक्वेंसेस दिखेगा? नहीं दिखेगा। दिखेगा भाई तो गलत दिखेगा। आई बात समझ में? तो इंप्लीमेंटेशन करना इंपॉर्टेंट है बेटा। आई होप मुझे मेरी ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। बेटा जी स्टार्टअप इंडिया स्कीम का मतलब क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग एक बार जानते हैं। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप हो गया, मेक इन इंडिया, ये सब जो है अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट का जो स्कीम है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था 2014 में। स्कीम की अगर हम बात करें वहां पे मेकिंग इन इंडिया स्कीम, तो ये सब जो है डिजिटल इंडिया के अंदर है। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम का मतलब क्या होता है, चलिए एक बार हम इसके थ्रू हम समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय द टर्म स्टार्टअप इंडिया स्कीम? चलिए, अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सरकार कुछ इनिशिएटिव आइडियाज लाते हैं टू बूस्ट एंटरप्रेन्योर्स बाय ऑफरिंग बेनिफिट्स लाइक फाइनेंशियल एंड एग्जेम्पशंस। ये स्टार्टअप इंडिया स्कीम एक ऐसा स्कीम होता है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम एक ऐसा स्कीम होता है जो सरकार के द्वारा इनिशिएट किया जाता है। किसके लिए? ताकि हम उन एंटरप्रेन्योर्स को बूस्ट कर सके। भाई एंटरप्रेन्योर्स को बूस्ट करने के लिए ये चीज लाया गया है ताकि एंटरप्रेन्योर्स क्या हो, मोटिवेटेड रहे और उनकी जो जो वर्किंग है, जो काम है वो इफेक्टिवली मोड में कर सके। तो उनको बढ़ावा देने के लिए यहां पर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन सभी को मोटिवेट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो स्कीम को लॉन्च किया गया है, हम उसको कहते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम। इस सरकार के द्वारा लॉन्च करा गया है। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू बूस्ट द एंटरप्रेन्योरशिप बाय ऑफरिंग बेनिफिट्स, सरकार इनको ऑफर देते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स का, लाइक फाइनेंशियल मदद करते हैं, एड्स एंड एग्जेम्पशंस। हम इनको क्या बोलते हैं बेटा? स्टार्टअप इंडिया स्कीम। क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम एक ऐसा स्कीम होता है बेटा जो सरकार एक इनिशिएटिव आइडियाज लाते हैं और ये बूस्ट किसको करते हैं? एंटरप्रेन्योर्स को ऑफर करते हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में काम करते हैं और जिससे क्या होता है, बहुत सारे ऑफर बेनिफिट्स इनको प्रोवाइड करते हैं। किसको? एंटरप्रेन्योर्स को। हम उनको बोलते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। की फीचर्स ऑफ द स्कीम। बेटा जी ये स्कीम जो है उसका क्या की फीचर्स है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्या इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स क्या है? तो सबसे पहले नो इंसेप्शंस फॉर 3 years। यहां पे कहा गया कि नो इंसेप्शंस फॉर 3 years मतलब क्या होता है? स्टार्टअप्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम
लेबर लॉज इंसेप्शंस इनिशियली, तो यहां पर नो इंसेप्शन फॉर 3 years, यहां पर कुछ इंसेप्शंस हैं जो 3 साल के लिए होती हैं, जहां पर ये बताया गया कि स्टार्टअप्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लेबर लॉज, ये एग्जेम्प्टेड होता है किससे, लेबर लॉज से, और इंस्पेक्शंस इनिशियली, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, ये आपका की एलिमेंट्स है, की फीचर्स है इस स्कीम का। तो सबसे पहला क्या है, नो इंस्पेक्शंस फॉर 3 years, इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टार्टअप्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लेबर लॉज, ये लेबर लॉज के अंदर क्या होता है, एग्जेम्प्ट करा जाता है इंस्पेक्शन इनिशियली। अगला पॉइंट को हम देखते हैं, उसके बाद सिंपल रजिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं बेटा, इसका रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा सिंपल होती है, ऑनलाइन हैसल फ्री प्रोसेस वाया स्टार्टअप इंडिया पोर्टल। तो यहां पर सरकार के, गवर्नमेंट के कुछ पोर्टल हैं, ऑनलाइन पोर्टल से भी आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट। तो सिंपल रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस बहुत ज्यादा सिंपल होता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं, ऑनलाइन मोड में भी आप कर सकते हैं, जहां पर हैसल फ्री प्रोसेस वाया स्टार्टअप इंडिया पोर्टल, वो स्टार्टअप इंडिया का एक पोर्टल है, वहां पर जाकर के आप सिंपली तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। उसके बाद इनकम टैक्स एग्जम्पशंस, इनकम टैक्स से इनको क्या मिला है, एग्जम्पशंस, एग्जम्पशंस का मतलब होता है छूट बेटा। यहां पर एग्जम्पशंस की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स के अंदर इनको एग्जम्पशन दिया गया है, स्टार्टअप एंजॉय 3 years टैक्स हॉलीडेज। यहां पर बेटा जी अगर हम बात करें, इनकम टैक्स ने इनको क्या दिया है, राहत दिया है, छूट दिया है, तो यहां पर क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं 3 साल का जो है टैक्स की हॉलीडेज, उसका बेनिफिट लेते हैं। क्लियर है पॉइंट्स। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन, यहां पर कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशन की अगर हम बात करें, एनकरेजेस री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स, तो यहां पर किसको एनकरेज करते हैं, री इन्वेस्ट प्रॉफिट्स को ये क्या करते हैं, एनकरेज करने का काम करते हैं। कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशंस की बात करें तो यहां पर कैपिटल गेन में भी इनका एग्जेम्पशंस है, जो ये कहता है कि इनकरेज करते हैं दोबारा से आप री इन्वेस्ट कर सको, किसको, प्रॉफिट। अगर मान लीजिए आपको प्रॉफिट हुआ, आप उसको दोबारा से री इन्वेस्ट करने में आपको इनकरेज का काम, मोटिवेट करने का काम जो कौन करते हैं, कैपिटल गेन, क्योंकि इसमें एग्जेम्पशंस यहां पर भी है। उसके बाद फंडिंग स्कीम, फंडिंग स्कीम का मतलब क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन एंड वेंचर फंडिंग और इनोवेटिव आइडियाज, सरकार जो है यहां पर प्रोवाइड करती है लोन्स एंड वेंचर्स, सरकार यहां पर प्रोवाइड करती है लोन्स, सरकार यहां पर प्रोवाइड करती है लोन्स एंड वेंचर फंडिंग फॉर इनोवेटिव आइडियाज, यहां पर इनोवेटिव आइडियाज के लिए। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन्स, सरकार यहां पर आपको लोन देती है आपके बिजनेस के लिए, वेंचर के लिए फंड प्रोवाइड करती है, ताकि आपके माइंड में जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, किसके बारे में हम बात करें, एंटरप्रेन्योर्स को ये क्या प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अपने वेंचर को स्टार्ट कर सके, और यहां पर फंडिंग की रिक्वायरमेंट हो तो उनसे ये फुलफिल कर सके, इनोवेटिव आइडियाज आया उसको इंप्लीमेंट कर सके, इसके लिए सरकार इनको ये फंड देती है। चलिए उसके बाद सेल्फ फंडिंग, आइए हम लोग अब बात करते हैं कि वेज टू फंड स्टार्टअप्स। हमें समझ में आ गया स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है, हमने प्रोसेस की, हमने बात कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर कि ऐसा कौन सा वे है, ऐसा कौन सा वेज है, ऐसा कौन सा रास्ता है जिसके थ्रू हम इसको स्टार्टअप्स कर सकते हैं, कैसे फंड को स्टार्टअप्स कर सकते हैं। आइए, तो सबसे पहले सेल्फ फंडिंग, सबसे पहले खुद हमें यहां पर फंडिंग करनी होती है, सेल्फ का मतलब खुद होता है। तो सबसे पहले यूजिंग पर्सनल सेविंग, आप पहले क्या करेंगे, जो आपके पास सेविंग होगा उस सेविंग से आप पहले इसको स्टार्ट करोगे। एग्जांपल्स, स्टार्टिंग अ होम बेकरी विथ पर्सनल सेविंग्स, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको एक बेकरी खोलना है, आपको एक दुकान खोलना है, आपको एक ग्रोसरी स्टोर खोलना है, आप क्या करेंगे, वहां पर अपने पास जो सेविंग होगा उन सेविंग की मदद से आप क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। क्लियर है पॉइंट्स। चलिए, तो यहां पर हम इसको बोलते हैं सेल्फ फंडिंग बोलते हैं। तो सेल्फ फंडिंग के अंदर क्या होता है बेटा, पर्सनल सेविंग का यूज करके आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ फंडिंग। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा यहां पर क्राउड फंडिंग। क्या होता है क्राउड फंडिंग, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले कलेक्टिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी फ्रॉम मेनी पीपल ऑनलाइन। क्राउड फंडिंग, क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़ होता है, तो यहां पर फंडिंग की बहुत ज्यादा भीड़ होती है। क्राउड फंडिंग क्या मतलब होता है, तो हम
यहां पर क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं स्मॉल अमाउंट, छोटे छोटे पैसे को हम कलेक्ट करते हैं कहां से, फ्रॉम मैनी पीपल ऑनलाइन, मैनी पीपल, बहुत ज्यादा लोगों से हम ऑनलाइन मोड में हम क्या कर रहे हैं, यहां पर कलेक्ट कर रहे हैं पैसों को, हम इसको कहते हैं क्राउड फंडिंग। फॉर एग्जाम्पल के लिए में देखते हैं किक्स स्टार्टर एंड इंडिगो कंपेन, तो ये जो है इसका किक स्टार्टर एंड इंडिगो कंपेन जो आपका है एग्जाम्पल है किसका, क्राउड फंडिंग का। तो ये क्या करते हैं, यहां पर कलेक्ट करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम मेनी पीपल, किस मोड में, ऑनलाइन, हम उसको क्या बोलते हैं, क्राउड फंडिंग। चलिए उसके बाद हम बूस्ट, यहां पर हम बात करते हैं बूस्ट ट्रेपर, क्या मतलब होता है, बूट्स ट्रेपर का मतलब क्या होता है, ट्रेपिंग, बूट्स ट्रेपिंग का मतलब क्या होता है, आइए उसको हम देखते हैं। री इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट इनटू बिजनेस विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, मतलब आपके पास जो प्रॉफिट हुआ है, जो आपको प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट कर दो, और उसके बाद बिजनेस, जो आपके पास प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट को बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दो। क्यों, यहां पर विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, यहां पर एक्सटर्नल सोर्स का हेल्प नहीं लेना है, जो आपको बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है, जो आपको प्रॉफिट्स हुआ है आप उसको री इन्वेस्ट करो, और उसके बाद विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, कोई हेल्प नहीं लेना है। एग्जांपल, अ लोकल बुटीक री इन्वेस्टिंग इट्स अर्निंग इनटू द एक्सपेंड इन्वेंटरी, बिल्कुल सही बात है। एक लोकल बुटीक का जो कंपनी है, या मान लीजिए एक शॉप है या उनकी ऑफिस है, जो भी है, उसमें जो उनको प्रॉफिट हुआ उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस में, इट्स अर्निंग इनटू द एक्सपेंड, ताकि वो अपने इन्वेंटरी को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर सके, बड़े लेवल पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जो आपको प्रॉफिट्स हुआ उसको री इन्वेस्ट कर दो विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, किसी एक्सटर्नल हेल्प के बिना। आइए उसके बाद हम बात करेंगे एंगल इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है, क्या मतलब होता है एंगल इन्वेस्टर का मतलब, वेल्दी इंडिविजुअल्स इन्वेस्टिंग इन अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। तो यहां पर वेल्दी, जो लोग धनी लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, यहां पर इन्वेस्ट करते हैं, अर्ली एज में करते हैं, अर्ली स्टार्टअप्स स्टेज में करते हैं। एग्जांपल समझते हैं, ओला रिसीव्ड फंडिंग फ्रॉम एंगल इन्वेस्टर इनटू द अर्ली डेज। कहने का मतलब ये एग्जांपल किसका, एंगल इन्वेस्टर्स का मतलब ये होता है कि वेल्दी इंडिविजुअल, यहां पर जो लोग धनी लोग होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इन अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में। तो एग्जांपल क्या है, ओला रिसीव फंडिंग, जब ओला को पैसे रिसीव होती है फ्रॉम एंगल इन्वेस्टर्स इन अर्ली एज, हम उसको क्या कहते हैं, एंगल इन्वेस्टर कहते हैं। कई बातें समझ में आ गई बेटा, चलिए आगे बढ़ेंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब क्या होता है, आइए हम देखते हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट, प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स फंडिंग लार्ज स्केल स्टार्टअप, बिल्कुल सही बात है। जो प्रोफेशनल होते हैं, लाइक सीए, लाइक डॉक्टर, लाइक एडवोकेट, लॉयर, ये लोग प्रोफेशनल, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो लार्ज स्केल पर स्टार्टअप्स स्कीम के अंदर पैसे लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट रेज्ड फंड फ्रॉम सेक्वायो कैपिटल, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, ये एग्जांपल किसका है, फ्लिपकार्ट जो फंड रेज करती है फ्रॉम किससे, सेक्वायो कैपिटल से। ये एग्जांपल किसका होगा बेटा, वेंचर कैपिटलिस्ट का होगा। कई पॉइंट्स आपको क्लियर है, बोलो यस और नो। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एनबीएफसी, एनबीएफसी लोन्स क्या होता है, आइए उसको हम देखते हैं। तो यहां पर लोन फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी का मतलब होता है लोन फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। कई बातें आपको समझ में आ गया। तो यहां पर आप लोन ले रहे हो कहां से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, वो बैंकिंग जो बैंकिंग के अंदर नहीं आ रहा है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हम उनसे लोन जब लेते हैं तो एनबीएफसी लोन्स कहलाती है। जैसे एग्जांपल, बजाज फाइनेंस प्रोवाइड्स बिजनेस लोन टू एसएमईएस। तो यहां पर बजाज जो फाइनेंस जो है क्या करती है, प्रोवाइड करती है बिजनेस लोन टू एसएमईएस। तो यहां पर ये क्या कहलाती है बेटा, एनबीएफसी, इट मींस लोन फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये बैंक नहीं है,
फिर भी स्टिल ये लोन प्रोवाइड कर रही है। तो लोन देने का काम जो है, लोन फ्रॉम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का मतलब होता है कि एक ऐसा कंपनी जो आपको लोन दे रही हो। जैसे बजाज फाइनेंस प्रोवाइड बिजनेस लोन, ये बिजनेस की लोन प्रोवाइड करती है। बजाज फाइनेंस जो है आपको बिजनेस का लोन देती है, हम इसको क्या बोलेंगे, एनबीएफसी। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल। आईपीआर का मतलब क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। व्हाट डू मीन बाय द टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट का मतलब क्या होता है बेटा, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या मतलब होता है, आईपीआर का मतलब एक बार डेफिनेशन के मोड में हम समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट, लीगल राइट गिवन टू इंडिविजुअल और बिजनेसेस फॉर देयर क्रिएशंस। बात को समझिए, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक ऐसा राइट होता है बेटा, एक लीगल राइट माना जाता है। इट इज अ लीगल राइट गिवन टू द इंडिविजुअल और बिजनेसेस फॉर देयर क्रिएशंस। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं। एग्जांपल के लिए पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। बेटा जी ये राइट अधिकार आपको दिया जाता है, इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, इसका कॉपी नहीं कर सकता है, इसको चुरा नहीं सकता है। दिस इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट। इसका उल्लंघन नहीं कर सकता, किसी का गुडविल का, किसी का ट्रेडमार्क का आप उल्लंघन नहीं कर सकते हो। हम इसको, ये कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, है ना, ये सारे के सारे दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट। तो एक बार फिर से समझेंगे बेहतर तरीके से बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट इज अ राइट, इट इज अ लीगल राइट गिवन टू द इंडिविजुअल और बिजनेस। ये इंडिविजुअल को भी दिया जाता है और बिजनेस को भी दिया जाता है ताकि वो क्रिएशन कर सके। एग्जांपल के रूप में कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट। आई होप आपको ये पॉइंट्स बेटा क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है, एक लीगल राइट है बेटा, ताकि ये दिया जाता है किनको, इंडिविजुअल को और बिजनेसेस को फॉर देयर क्रिएशंस। हम इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट बोलते हैं, जिसको आईपीआर बोलते हैं। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। और यहां पर एग्जांपल की हम बात करें तो पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे के सारे एग्जांपल्स है किसका बेटा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट का। आपको ये पॉइंट्स क्लियर समझ में आ गया बेटा? चलिए आगे बढ़े। चलिए आइए बेटा, अब हम बात करते हैं बेटा आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट का क्या प्रकार है, क्या टाइप्स हैं। आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। आइए, तो सबसे पहले पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, उसके बाद ट्रेडमार्क। बेटा जी ये सारे के सारे लीगल नेम हैं, ये सारे के सारे लीगल नाम हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे और ये आपको बहुत हेल्प करेगा बिजनेस के अंदर। समझिए इसको, पेटेंट क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द पेटेंट्स, प्रोटेक्शन फॉर इन्वेंशंस। ये क्या सुरक्षा प्रदान करते हैं इन्वेंशंस का। एग्जांपल्स अमेजॉन्स वन क्लिक पेमेंट, ये क्या है, पेटेंट ही तो है। प्रोटेक्शन फॉर इन्वेंशन, ये आपको पेटेंट वो चीज होती है जो आपको सुरक्षा पर, जैसे इंश्योरेंस कराते हो तो आपकी लाइफ कवर होती है। जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका लाइफ कवर दिया जाता है, देता है ना वहां पे, कि अगर कल को आपके साथ कुछ होती है तो आपकी फैमिली को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अगर गाड़ियों का इंश्योरेंस कराते हैं तो आपको गाड़ी की प्रोटेक्शन दिया जाता है, व्हीकल्स का प्रोटेक्शन दी जाती है कि आपकी गाड़ी में कुछ होती है तो वहां पर प्रोटेक्शन दिया जाएगा, आपको सुरक्षा प्रदान करी जाएगी। इस तरह से पेटेंट के अंदर हम बात करते हैं, ये प्रोटेक्शन करते हैं बेटा किसको, इन्वेंशन को। एग्जाम्पल अमेजॉन्स वन क्लिक पेमेंट, एक बार आप अगर क्लिक करते हैं तो यहां पर पेमेंट चली जाती है, हम इसको बोलते हैं पेटेंट्स। आइए कॉपीराइट, कॉपीराइट क्या होता है बेटा, राइट्स फॉर ओरिजिनल, आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क्स। यानी ये ओरिजिनल आर्टिस्टिक होता है, ओरिजिनल राइट होता है, किसी भी व्यक्ति का जो ओरिजिनल राइट है उसका उल्लंघन आप नहीं कर सकते, उसको कॉपीराइट बोलते हैं। ये लीगल वर्ड है, तो यहां पर ये अधिकार दिया जाता है ओरिजिनल, आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क्स। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, डिस्नीज मूवीज, डिस्नीज मूवीज इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ कॉपीराइट। ये डिस्नीज मूवीज जो है बेटा, मूवीज जो है बेटा, ये क्या है, एग्जाम्पल्स है किसका, कॉपीराइट का। क्या ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया? चलिए आगे हम बात करते हैं ट्रेडमार्क। आइए, ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है बेटा, एक यूनिक सिंबल्स, एक यूनिक सिंबल दिया जाता है बेटा, या लोगोज दिया जाता है। एक यूनिक सिंगल होता, ये सिंबल होता है या लोगोज होता है
जो यहाँ पर ट्रेडमार्क का काम करता है। जैसे कि एग्जाम्पल नाइक्स लोगो, ये एग्जाम्पल है ट्रेडमार्क का। क्या टाइप्स ऑफ आईपीआर आपको क्लियर हो गया बेटा? पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होती है, उसके बाद ट्रेडमार्क क्या होता है। तो मैंने बताया पेटेंट वो चीज होता है जो प्रोटेक्शन दिया जाता है इन्वेंशन को। यहां पर हम एग्जांपल बात करें, जैसे अमेजोन का 1 क्लिक पेमेंट है, ये आपका एग्जांपल माना जाता है पेमेंट का, पेटेंट का। उसके बाद हम बात करें बेटा कॉपीराइट्स, तो कॉपीराइट की बात करें तो राइट्स फॉर ओरिजिनल आर्टिस्टिक, ये ओरिजिनल आपका जो नेम है उसके बारे में बताता है, ओरिजिनल आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क्स की हम बात करें, जैसे डिज्नी मूवीज जो है एग्जाम्पल है किसका, कॉपीराइट का। ट्रेडमार्क एक यूनिक सिंबल्स होते हैं बेटा, एक यूनिक नेम होते हैं, जहां पर हम लोगोज की बात करते हैं। लोगो जो होता है, जो सिंबल्स होता है, जैसे नाइक्स का लोगो है, हम इसको क्या कहते हैं बेटा, ट्रेडमार्क कहते हैं। आई होप आपको ये सारा टाइप्स आईपीआर का क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए बेटा, चलिए इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है बेटा आईपीआर का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट का मतलब क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व। इतनी बातें हमने समझ लिया, इतनी मीनिंग्स हमने समझ लिया, इसका डेफिनेशन क्या होता है आईपीआर का, इसका टाइप्स क्या होता है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये बातें समझ करके ये समझ आ चुका होगा कि बेहद इंपॉर्टेंट है बिजनेस के अंदर, क्योंकि वो चीज़ होना जरूरी है कि उसके बिना काम नहीं कर सकते हैं। आपका बिजनेस का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, आपका कॉपीराइट को चुरा नहीं सकता, आपका ट्रेड का, आपका अगर हम बात करें पेटेंट की बात करें तो ये सारे के सारे लीगल वर्ड्स हैं, इसको वायोलेट नहीं किया जा सकता है। चलिए, तो इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले प्रोटेक्ट इनोवेशंस, बिल्कुल सही बात है बेटा जी, ये आपको इनोवेशन करने से आपको सुरक्षा करता है। एनकरेज क्रिएटिविटी, बिल्कुल सही बात है, आपको क्रिएटिविटी को क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं। बूस्ट इकोनॉमी, बिल्कुल सही बात है, इकोनॉमी को बूस्ट करने का भी काम करते हैं। अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल सही बात है, ये इन्वेस्टमेंट करने में आपको अट्रैक्ट करते हैं। प्रिवेंट्स कॉपीइंग, तो ये सारे के सारे महत्व है बेटा किसका, तो किसका हम बात करें, आईपीआर का। सबसे पहला महत्व क्या है, प्रोटेक्ट इनोवेशन। सबसे पहले क्या करता है बेटा, ये प्रोटेक्ट करता है इनोवेशंस को। ये उसके बाद क्या करता है बेटा, एनकरेज करता है क्रिएटिविटी को। उसके बाद अगर हम बात करें, बूस्ट करता है इकोनॉमी को। उसके बाद अगर हम बात करें, अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट को। उसके बाद अगर हम बात करें, प्रिवेंट्स करता है कॉपिंग को। ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया, बोलो यस और नो, क्लियर है पॉइंट्स। एक बार फिर से देखेंगे, इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व होता है। महत्व की बात करते हैं, सबसे पहले ये प्रोटेक्ट करता है आपको इनोवेशन से, जहां पर इनोवेशंस के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया, क्रिएटिविटी को इनकरेज करता है। उसके बाद इकोनॉमी को बूस्ट करता है, उसके बाद अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट को, और प्रिवेंट्स करता है कॉपिंग को। क्लियर है पॉइंट्स, चलिए आगे बढ़ेंगे बेटा। चलिए आइए, डेफिनेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस, MSMED एक्ट 2006 की अगर हम बात करें बेटा, ये डेफिनेशन किसकी देती है, स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस का डेफिनेशन। चलिए हम बात करते हैं MSMED, MSMED एक्ट 2006, डेफिनेशन ऑफ स्मॉल बिजनेस। MSMED एक्ट 2006 ये कहता है बेटा, रेगुलेट्स माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम enterprises to support their growth। आइए, तो यहां पर अगर हम बात करें बेटा, MSMED एक्ट 2006 क्या कहती है, तो रेगुलेट्स माइक्रो स्मॉल, ये किसको रेगुलेट करेगी बेटा, माइक्रो को, स्मॉल को, मीडियम को। ये माइक्रो लेवल को भी क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, स्मॉल लेवल को भी रेगुलेट करेंगे, उसके बाद मीडियम लेवल को भी रेगुलेट करेंगे। ये सभी एंटरप्राइजेस को रेगुलेट करने का काम करते हैं ताकि वो सपोर्ट कर सके अपने इकोनॉमी को ग्रोथ के लिए। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, MSMED एक्ट 2006 हम कहते हैं। चलिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस, कितने प्रकार के एंटरप्राइजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला बेटा कौन होता है, यहां पर देखेंगे आप लोग, बिल्कुल मेरे साथ फोकस बनाए रहें और देखिएगा। सबसे पहला होता है बेटा माइक्रो एंटरप्राइजेस। माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या होता है, स्मॉल एंटरप्राइजेस क्या होता है, और मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होता है। इन तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आइए समझिए, आपको ये समझ में आ गया कि MSMED एक्ट क्या होता है। ये एक ऐसा एक्ट होता है जो रेगुलेट करती है माइक्रो को, स्मॉल को, मीडियम को, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब बिजनेस को, सभी को रेगुलेट करने का काम करता है, चाहे माइक्रो लेवल हो, चाहे स्मॉल लेवल हो, चाहे मीडियम लेवल हो, सभी बिजनेस को रेगुलेट करने का काम करते हैं ताकि सपोर्ट कर सके इकोनॉमी ग्रोथ के अंदर।
उसके बाद अगर हमने कहा बात करा कि एंटरप्राइजेस के क्या प्रकार हो सकते हैं, तो हमने बताया आपको कि 3 प्रकार के होते हैं, माइक्रो होता है, स्मॉल होता है और मीडियम होता है। बिल्कुल सही बात है। माइक्रो की अगर बात करें, ऑलरेडी आप लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है बेटा, आपको पता है कि एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा छोटा होता है, इंडिविजुअल लेवल पर आप बात करते हैं, एक इंडिविजुअल फॉर्म के लेवल पर बात करते हैं। जब हम अगर बात करते हैं मैक्रो लेवल, तो लार्ज लेवल पे बात करते हैं, इकोनॉमी लेवल पे बात करते हैं, जहां पे जीडीपी, पॉपुलेशन, जहां पर नेशनल इनकम की हम बात करते हैं बेटा। तो आइए माइक्रो की अगर हम बात करें तो स्मॉलेस्ट बिजनेस विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, बिल्कुल सही बात है। इनके पास रिसोर्सेज कम होती हैं, इनके पास बिजनेस कैपिटल बहुत ज़्यादा कम होती है, ये इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, इनकी मदद से ये बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। स्मॉल की बात करें बेटा, मॉडरेटली स्केल्ड बिजनेस कंट्रीब्यूटिंग लोकल इकोनॉमिक्स। तो मतलब अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंटरप्राइजेस की कंपैरिजन में थोड़ा सा इनके पास ज़्यादा पूंजी होती है, तो थोड़ा सा बड़े पैमाने पे कर लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो एंटरप्राइजेस की से थोड़ा सा ज़्यादा इनके पास कैपिटल होती है, तो इसके हिसाब से लोकल इकोनॉमी में काम करते हैं। मीडियम की बात करें, लार्जर देन द स्मॉल बट नॉट एज अ बिग एज अ लार्जर स्केल इंडस्ट्री। मतलब मीडियम का बात करें तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता है ना। तो लार्जर किससे लार्जर होता है, स्मॉल और माइक्रो से तो बड़ा तो होता है, लेकिन बहुत बड़ा भी हम इसको नहीं कह सकते, ये बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर है पॉइंट। तो ये तीनों का तीनों आपका टाइप्स था इंडस्ट्रीज का। ये टाइप्स किसका था, ये टाइप्स यहां पर अगर हम बात करें एंटरप्राइज का, एंटरप्राइज और बिजनेस। क्लियर है पॉइंट्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बेटा, उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशंस। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशंस। इसका मतलब क्या होता है बेटा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए मेरे साथ। तो इसका रोल क्या होता है, चलिए हम लोग पहले रोल की बात करते हैं, इसका क्या भूमिका रहा है इसके अंदर। तो सबसे पहले प्रोवाइड्स एनएसआईसी, एनएसआईसी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशंस की अगर हम बात करें बेटा, ये प्रोवाइड करती हैं फाइनेंशियल एंड टेक्निकल, ये फाइनेंशियल और टेक्निकल प्रोवाइड करती है असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेसेस, फोकस ऑन प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट्स एंड स्किल डेवलपमेंट। आइए समझते हैं बेहतर तरीके से। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशंस, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ये कहता है बेटा, ये प्रोवाइड क्या करती है, फाइनेंशियल टेक्निकल ये सपोर्ट किसको करते हैं, स्मॉल बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेसेस को, ताकि वो फोकस कर सके, प्रमोट कर सके एक्सपोर्ट एंड स्किल डेवलपमेंट, ताकि ये एक्सपोर्ट करने में ज्यादा फोकस्ड रहे और यहां पर स्किल डेवलपमेंट भी कर सके। कौन लेवल, तो यहां पर स्मॉल बिजनेस लेवल। ये कौन कहता है बेटा, एनएसआईसी, नेशनल स्मॉल, क्योंकि इसका नाम क्या है नेशनल स्मॉल, तो बेटा जी स्मॉल लेवल को ही तो यहां पर सपोर्ट करेंगे ना, इस पे इसका फोकस रहता है। ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा गुड्स को हम बाहर भेज सकें, सप्लाई कर सकें, तो यहां पर ज्यादा इनकम होगा, तो यहां पर इनको प्रमोट करने में ज्यादा फोकस करते हैं। आइए देखते हैं एनएसआईसी एग्जाम्पल, हेल्पिंग ए स्मॉल गारमेंट्स फैक्ट्री विद द एक्सपोर्ट ट्रेनिंग। बिल्कुल सही बात है। तो इसका एग्जाम्पल एनएसआईसी, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, एनएसआईसी हेल्प करता है आपको स्मॉल गारमेंट्स को या फैक्ट्री को विद द एक्सपोर्ट ट्रेनिंग, हम यहां पर ट्रेनिंग को एक्सपोर्ट कर सके, तो इसको फोकस करने का काम करते हैं, इसको बढ़ावा देने का काम करते हैं बेटा, हम इसको क्या बोलते हैं, एनएसआईसी। क्लियर है पॉइंट्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए उसके बाद हम बात करते हैं बेटा डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स, डीआईसी। चलिए रोल की बात करें तो हेल्प्स इन रूरल बैकवर्ड एरियाज विद द इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडीज, ट्रेनिंग, एनकरेज वुमेन एंड यूथ एंटरप्रेन्योर्स। आइए बेटा, जब हम बात करते हैं डीआईसी, डीआईसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल
सेंटर्स वो सेंटर्स होता है बेटा जो मदद करती है, हेल्प करती है रूरल और बैकवर्ड एरियाज। ये उन क्षेत्र में ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जहां ग्रामीण क्षेत्र की हम बात करते हैं, जहां पर लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा लो होती है, पर कैपिटा इनकम लो होती है। यहां पर रूरल एरियाज की हम बात करते हैं बेटा, यहां पर बैकवर्ड एरिया की हम बात करते हैं जो अभी भी मतलब उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपना गुजारा भी कर सके, तो उन लेवल की हम बात करते हैं बेटा। तो हेल्प करते हैं किसको? रूरल और बैकवर्ड एरियाज विद द इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडीज एंड ट्रेनिंग। एनकरेज वुमेन, वहां पर जो महिलाएं हैं उन महिलाओं को मदद करना चाहते हैं, एनकरेज करना चाहते हैं, ताकि और जो यूथ है, जो युवाएं हैं, उन सभी को क्या करते हैं बेटा, यहां पर एनकरेज करने का काम करते हैं कि आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप का रोल निभाएं और एंटरप्रेन्योर्स की तरह काम करें, विजन अपना ब्रॉड रखें। तो जो युवा है, जो आने वाले यूथ है, जो जनरेशन है, उन सभी को एक अच्छे एनवायरनमेंट देते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं कि कैसे आपको ये काम करना चाहिए, ताकि आगे जाकर के वो कंपनी वो जॉब क्रिएट कर सके, जॉब पे डिपेंडेंट ना हो, बल्कि वो कंपनी लीडर्स बन सके। चलिए एग्जांपल समझते हैं। पोल्ट्री बिजनेस इन राजस्थान रिसीविंग DIC सब्सिडीज फ्रॉम फॉर मशीनरी। तो यहां पर पोल्ट्री बिजनेस इन राजस्थान जो है रिसीव करती है क्या चीज? DIC का मतलब डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स सब्सिडीज फॉर मशीनरी। ये एग्जांपल्स किसका है बेटा? DIC का है। DIC बोले तो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। तो अगर सिंपल वर्ड्स में अगर बताया बेटा, DIC का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर वो सेंटर होता है जो ज्यादातर सपोर्ट किनको करते हैं? ग्रामीण क्षेत्र को, रूरल एरियाज को, बैकवर्ड एरियाज को। वहां पर ये करते जो महिलाएं हैं उन सभी को सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं। जो उनके यूथ है, जो युवाओं लोग जो हैं, जो यंग लोग हैं, उन सभी को एनकरेज करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचिए और उससे रिलेटेड काम एक्टिविटी करें और ऐसा डिसीजन ले, क्योंकि यू आर यंग, आप यही लोग आगे का फ्यूचर है। तो इन सभी को ये चीज प्रोवाइड करने का काम कौन करता है बेटा? DIC। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए चैलेंजेस फेस्ड बाय स्मॉल बिजनेस। बेटा हम लोग एक बार ये समझ लेते हैं क्या चैलेंजेस है जिसको फेस करते हैं कौन? स्मॉल बिजनेस। ये कौन सी चैलेंजेस है बेटा उसको फेस करते हैं कौन? स्मॉल बिजनेसेस। तो सबसे पहला लिमिटेड रिसोर्सेस, बिल्कुल सही बात है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है बेटा। उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस, बिल्कुल सही बात है। ये तीन मुख्य कारण हैं जिसके वजह से क्या होता है, स्मॉल एक बिजनेस जो है बहुत ज्यादा चैलेंजेस को फेस करते हैं, क्योंकि उनके पास कैपिटल बहुत कम होता है, छोटे लेवल पे काम करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेस होती है, तो उन्हें ये सब प्रॉब्लम को सामना करना पड़ सकता है बेटा। तो यहाँ पर क्या होती है, सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेस होती है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है मार्केट में, कंपटीशन के हिसाब से वो काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास लिमिटेड रिसोर्स, लैक ऑफ अवेयरनेस। चलिए एक एक करके हमको इसको समझते हैं कि चैलेंजेस फेस्ड बाय स्मॉल बिजनेस। समझिए स्मॉल बिजनेस, तो यहां पर कौन सी चैलेंजेज है जिसको फेस करते हैं कौन? स्मॉल बिजनेसेस, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो मैंने कहा कि लिमिटेड रिसोर्सेज सबसे पहले होती हैं, उसके बाद हमने बताया कि यहां पर क्या होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होती है, और उसके बाद क्या होते हैं, लैक ऑफ अवेयरनेस की बात करते हैं। क्या मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज की बात करें बेटा, तो लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर, यहां पर बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग नहीं होते हैं, स्किल्ड पर्सन नहीं होते हैं, ये दिक्कत है। एंड फंड्स, उनके पास ना तो फंड होती है, ना तो उनके पास कैपेबिलिटी होती है, ना वो नॉलेज होती है, ना वो टैलेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए अ स्मॉल टॉय मैन्युफैक्चरर स्ट्रगलिंग विद द फाइनेंस। भाई एक छोटा सा टॉयज मैन्युफैक्चरर जो है कहीं ना कहीं सफर कर रहा है, किसको? फंड्स को, पैसे नहीं है, कैसे आगे बढ़ेंगे? टैलेंट तो है लेकिन पैसे नहीं है। उसके बाद कंपटीशन, टफ कंपटीशन, यहां पर बेटा टफ कंपटीशन होती है। यहां पर अगर हम बात करें, आइए यहां पर टफ कंपटीशन की टफ कंपटीशन फ्रॉम लार्ज कंपनीज, यहां पर टफ कंपटीशन होती है फ्रॉम लार्ज कंपनी, जैसे कि अ लोकल कैफे कंपीटिंग विद द स्टारबक्स। तो यहां पर कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, इनके पास लिमिटेशन होती है रिसोर्सेज की, टैलेंट की कमी होती है, तो यहां पर प्रॉब्लम आता है। उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस की बात करें बेटा, तो अनअवेयरनेस ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, वो लोग इतना जागरूक ही नहीं होते कि सरकार का कौन सा स्कीम आया, फोकस रहते हैं अपने काम के प्रति, उनको पता ही नहीं कि क्या चल रहा नहीं चल रहा। तो इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो अनअवेयर होते हैं बेटा। तो सरकार ने कुछ अगर स्कीम निकाला है तो उसके प्रति जागरूक रहो, जो जागे वो पाए, जो सो गए तो खो गए, वो वाली बात है। तो यहां पर क्या, रूरल क्राफ्ट्समैन
अ रूरल क्राफ्ट्समैन अनअवेयर ऑफ NSIC बेनिफिट, उनको पता ही नहीं क्या बेनिफिट है। तो ये कहीं ना कहीं चैलेंजेस जो है फेस करते हैं स्मॉल बिजनेस। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज, उसके बाद कंपटीशन, उसके बाद लैक ऑफ अवेयरनेस। एक एक करके मैंने पॉइंट्स को डिस्कस करा बेटा, अच्छे से आप समझेंगे, बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। आइए उसके बाद हम बात करते हैं सॉल्यूशन टू चैलेंजेस। बेटा प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम नहीं। अगर कॉज, अगर मान लीजिए कॉज है तो इफेक्ट होगा, तो यहां पर चीजें इंटर रिलेटेड होती है, ध्यान रखेंगे। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन जरूर है। जब तक प्रॉब्लम नहीं अराइज होता है तब तक सॉल्यूशन नहीं आता। जब बच्चे का डाउट्स नहीं आएगा तो हम बताएंगे क्या? तो ये बात समझिए, प्रॉब्लम है तो हम वहां पर सॉल्यूशन देंगे। आइए सॉल्यूशन यहां पर क्या है, उस चैलेंजेस को डील करने के लिए यहां पर सरकार सपोर्ट करती है, यहां पर स्किल डेवलपमेंट की बात करी जाती है, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन करी जाती है। तो ये क्या है बेटा, जो प्रॉब्लम है उसको, चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन है उसके बारे में बताया गया। सरकार यहां पर सब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। अवेल स्कीम्स लाइक स्टार्टअप इंडिया, बिल्कुल सही बात है। स्टार्टअप इंडिया क्या होती है मैंने ऑलरेडी बताया है, जिन बच्चों ने नहीं देखा जाकर के पीछे बैक करके आप देख सकते हैं। आइए देखिए, तो यहां पर इसका स्टार्टअप इंडिया जो है उनको मोटिवेट करते हैं, वहां पर वो चीजें उनको प्रोवाइड करते हैं। स्किल डेवलपमेंट की बात करें, ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, यहाँ पर ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की हम बात करते हैं, जहां पर यूज डिजिटल टूल्स ऑफ फॉर ग्रोथ, हम वहां पर डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करें जिससे हम ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे सॉल्यूशन है जो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए दिया गया। सबसे पहला गवर्नमेंट का सपोर्ट यहां से मिलती है, उसके बाद स्किल डेवलपमेंट, उसके बाद टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। नया टेक्नोलॉजी के साथ साथ आप आगे बढ़े। चलिए बेटा, चलिए आज की क्लास को मैं थोड़ा सा अगर रिकैप कर लूं, एक बार बता दूं तो क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस करा, एक बार क्विकली हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट वो होता है जहां पर एनकरेज करा जाता है इंडिविजुअल्स को, ताकि वो स्टार्ट कर सके, मैनेज कर सके बिजनेस को। क्या यहां तक क्लियर है? उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो इनोवेशन होती है, रिस्क टेकिंग होती है, लीडरशिप की क्वालिटीज होती है। ये किन के अंदर होता है? इनोवेशन के अंदर, ये एंटरप्रेन्योर्स के अंदर होती है। प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, एक बिजनेस को स्टार्ट करने से क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले आइडिया जनरेशन होती है, उसके बाद फिजिबिलिटी होती है, उसके बाद स्टडी करी जाती है, बिजनेस की प्लान करी जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं? रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन करते हैं एंड इंप्लीमेंटेशन करते हैं हम। इंप्लीमेंटेशन करना बेहद इंपॉर्टेंट है। स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है? डिफाइंड अंडर द MED एक्ट 2006 में मैंने ऑलरेडी बताया है, जहां पर माइक्रो की बात करी जाती है, जहां पर स्मॉल की बात करी जाती है, जहां पर मीडियम बिजनेस की हम बात करते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि रोल ऑफ स्मॉल स्मॉल बिजनेस का क्या रोल होता है बेटा? मैंने कहा विटल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या होना चाहिए। स्कीम लाइक्स स्टार्टअप इंडिया, सरकार यहां पर आपको सपोर्ट करती है। उसके बाद फंडिंग एंड ऑप्शंस की हम बात करते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स की हम बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या होता है? IPR के बारे में मैंने बताया, प्रोटेक्ट इनोवेशंस एंड बिजनेस आइडियाज से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद मैंने बताया चैलेंजेस क्या फेस करा जाता है, जहां पर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेस होती है, यहां पर टफ कंपटीशन इन द मार्केट। उसके बाद हमने बताया लैक ऑफ अवेयरनेस होती है यहां पर। उसके बाद प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन के बारे में मैंने बताया, जहां पर मैंने बताया गवर्नमेंट सपोर्ट लाइक स्किल डेवलपमेंट की बात हमने करा। उसके बाद टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की बात करा। तो इस तरह से मैंने सभी चीजों को आपको समअप कराया। उसके बाद में अगर बताओ बेटा, तो आज की क्लास के अंदर सभी कुछ को मैंने समराइज फॉर्म में वन शॉट के अंदर कराने का प्रयास करा है। इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट्स, कमेंट्स, अगर आपका कोई भी अगर सजेशन होती है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले वीडियोस में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।